नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है यादों के झरोके से। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त माही कमला। हम इस शो में बात करते हैं आपके और हमारे फेवरेट कलाकारों से और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, उनके सक्सेस के बारे में, उनके ज़िंदगी में आए हुए उतार चढ़ाव के बारे में। तो आज जो हमारे साथ कलाकार मौजूद हैं, उन्होंने 130 से भी ज़्यादा सीरियल किए हैं और 50 से भी ज़्यादा मूवीज़ किए हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, उन्हीं से आपको मिलवाती हूँ। श्री अभय भार्गव जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। माय प्लेजर। जी सर। तो सर, आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो आएगा मेरी माँ का, सरोज भार्गव, जो दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो में 1942 से ड्रामा आर्टिस्ट थी। और वो ड्रामा आर्टिस्ट भी थी और साथ में रेडियो अनाउंसर भी थी, दोनों काम करती थी वो। उसके बाद 1959 15 सितंबर को दिल्ली दूरदर्शन की शुरुआत हुई। तो जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई तो जितने भी ऑल इंडिया रेडियो के कलाकार थे उन सबको वहाँ पे बुलाया गया कि आप लोग यहाँ भी आप नाटक कीजिए। पहले आप लोग सिर्फ ऑडियो वाला काम करते थे, अब आप वीडियो वाला काम कीजिए। तो मेरी मम्मी वहाँ दूरदर्शन जाने लगी और वहाँ के नाटक करने लगी। तो उस वक्त मैं कोई 5 साल का था और एक दिन घर पे कोई नहीं था, तो मम्मी बोली कि आज तो ये रिहर्सल में मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ चलता हूँ। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ कि उस वक्त मैं थोड़ा तोतला बोलता था, मेरी जुबान थोड़ी तुतलाती थी। तो मैं मम्मी के साथ उनके रिहर्सल पे दूरदर्शन गया और वहाँ पे उस वक्त डायरेक्टर थे, बहुत बड़े राइटर हैं, मिस्टर पीएल देश पांडे, और एक थे शिवेंद्र सिन्हा। ये 2 लोग वहाँ पे थे जो नाटक करते थे। तो जब मैं मम्मी के साथ गया तो पीएल देश पांडे जी ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा कि तू नाटक करेगा? तो मैं अपनी तुतलाती हुई जुबान में बोला कि हाँ मैं तलूंगा। बोले अरे हमें यही चाहिए। और इस तरह से मेरे वहाँ नाटक की शुरुआत हुई और पहला नाटक मैंने किया। और हाँ, एक बात और बताऊंगा आपको कि उस जमाने में लाइव टेलीकास्ट होता था और सिर्फ नाटक 15 मिनट के नाटक होते थे, हफ्ते में एक बार। और उन नाटक को क्योंकि वो लाइव करना होता था तो लाइव करने के लिए मैं कम से कम 15 से 20 दिन की रिहर्सल करनी पड़ती थी, जैसे थिएटर में करनी पड़ती है। और बाकायदा फ्लोर पे चौक से एक मार्क किया जाता था कि ये ड्राइंग रूम है, यहाँ आपकी कुर्सी है, यहाँ आपका सोफा है, यहाँ पे आप ऐसे आके खड़े होंगे, यहाँ से आप एंटर करेंगे, यहाँ से आप एग्जिट करेंगे। तो ये सब 15 दिन ऐसी तरह से चौक से सब मार्किंग करके हम लोग रिहर्सल करते थे। और जिस दिन लाइव होता था उससे 3 दिन पहले जो वहाँ के कैमरामैन होते थे, क्योंकि 3 सेटअप कैमरा था, तो तीनों कैमरामैन आते थे, कैमरा के साथ रिहर्सल होती थी 3 दिन, तब जाकर के हम लोग वो 15 मिनट का लाइव प्रोग्राम किया करते थे। तो सही माने में मेरी टीवी की शुरुआत इस ढंग से हुई और सिलसिला चलता गया और धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया, नाटक में और बड़े बड़े रोल मिलते गए। और एक टाइम ऐसा भी रहा कि 5-7 साल लगातार मैंने हीरो के रोल किए उसके अंदर। और एक बात का मुझे थोड़ा सा अफसोस रह गया कि जब मैं हीरो का रोल करता था तो भी उसमें शादियां भी होती थी, तो सिर्फ मेरी 24 शादियां होकर रह गई। मुझे इंतजार था कि 25 होती तो मैं सिल्वर जुबली बनाता। तो ऐसे मेरी टीवी की शुरुआत हुई, मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई। डैडी का कहना यह था कि ये सब करो लेकिन पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान दो, कम से कम कुछ डिग्री तो हाथ में आए। तो अक्सर मेरी पढ़ाई जो थी वो पास होने के लिए होती थी, बस मैं पास हो जाऊं, बाकी जरा एक्टिंग चलती रहती थी। सही है। आपने पापा की बात की तो हम उन्हीं से जुड़ी बातें करते हैं। उनके साथ कैसा रिलेशन था आपका? सपोर्टिव थे वो? बहुत सपोर्टिव थे। उनका सपोर्ट मैं भूल भी नहीं सकता, क्योंकि बचपन में जब हम छोटे थे तो मेरे पापा की प्राइवेट जॉब थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त उनको उस प्राइवेट जॉब में एक शॉप में सेल्समैन थे वो, और उनको महीने के 300 रुपये मिलते थे। और इधर मेरी मम्मी जो रेडियो का नाटक करती थी, वहाँ उनकी फीस थी 60 रुपये। तो महीने में 1 या 2 नाटक मम्मी को मिलते थे और पापा की 300 रुपये की नौकरी थी। और हम बच्चे जब कभी टीवी या रेडियो का प्रोग्राम करते थे तो रेडियो पे मुझे मिला करते थे 5 रुपये और टीवी में मिलते थे 15 रुपये। लेकिन हाँ, उस वक्त एक अच्छी बात ये थी कि ऑल इंडिया रेडियो में जब हम 5 रुपये का नाटक करते थे या मम्मी 60 रुपये का नाटक करती थी, तो प्ले अगर रिपीट होता था तो हमें रॉयल्टी मिलती थी। तो मुझे इस तरह याद है कि 5 रुपये के हिसाब से 1 रुपया 25 पैसे का मनी ऑर्डर आता था हमारे घर पे कि ये आपकी रॉयल्टी है। जो रॉयल्टी अब बंद हो गई, अब नहीं मिलती, लेकिन वो 5-7 साल ऐसे थे जब मिलती थी। तो
एक बार ऐसा हुआ कि फिर पापा की जॉब चली गई, क्योंकि प्राइवेट जॉब थी, सेल्समैन थे, उनकी जॉब चली गई। उधर हमारे घर की भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जहां हम रहते थे वो घर हमें छोड़ना पड़ा, हमें बाहर आना पड़ा, किराए का मकान ढूंढना पड़ा। हम 4 बच्चे थे। मम्मी को भी कभी 1 या 2 नाटक मिल जाया करते थे। तो एक बार जब पापा की जॉब छूट गई, चांस की बात देखिए कि उस वक्त 2 महीने से मम्मी को भी कोई रेडियो का नाटक नहीं मिला। तो ना उधर की इनकम थी, ना पापा की इनकम थी, और हम अपने घर से बेघर हो गए थे। तो कैसे मेरे पापा हमें एक छोटे से होटल में ले जाके, हम 4 बच्चों को उन्होंने रखा। उस वक्त उस होटल का किराया शायद था ₹1.5 या ₹2.25 पर डे। तो हमें वो होटल में रखा। मुझे याद है कनॉट प्लेस का रीगल सिनेमा है, रीगल सिनेमा के पीछे वो होटल था। तो 2 दिन का पापा ने किराया तो दे दिया होटल को एडवांस में, लेकिन हम बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। वो बहुत परेशान थे। मैं थोड़ा सा ही भविष्य हो रहा हूं। तो उन्होंने 2 दिन लगातार सुबह और शाम अपना 1-1 बोतल खून बेचकर हम बच्चों को खाना खिलाया था। याद है नहीं भाई, वो एक बातें हैं जो मेरे जहन में रहती हैं। लेकिन वो स्ट्रगल का पीरियड था, निकला, अच्छा पीरियड निकला। उसके बाद पापा संभले, हम संभले, हमें फिर किराए का मकान लिया, पापा को एक नई जॉब मिली। फिर तब तक मेरे भी रेडियो नाटक बढ़ने लगे थे। मैं भी 15 रुपए के हिसाब से दिन में, महीने में 4 या 5 नाटक कर लिया करता था। मम्मी के भी 1-2 नाटक हो जाते थे। तो उस वक्त पापा मुझे एक बात कहा करते थे कि तू मेरा बहुत बड़ा सहारा है। तो मुझे आज भी याद है। तो बस इस तरह से मेरे पापा का मेरा रिलेशन रहा। ऐसे हमारे और फ्रेंड थे जो वहाँ सब लोग काम करते थे, उन्हीं के बच्चे, जैसे कि हम और हमारे दूसरे फ्रेंड। उसमें हमारा एक फ्रेंड है तरुण माथुर, उसके फादर श्री गंगा प्रसाद माथुर भी ऑल इंडिया रेडियो के थे। तो जब हम लोग कोई करीब 15-16 साल के होने लगे, तो एक दिन तरुण मुझे बोले कि यार अभय, हम थिएटर भी कर सकते हैं ना, हम थिएटर क्यों नहीं करते? मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। फिर क्या, कैसे करें? कहना एक काम करते हैं यार, मेरे और भी कजन्स हैं जो ड्रामा में इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो तरुण माथुर के एक और कजन हैं सूर्यकांत माथुर, वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो हम लोगों ने एक थिएटर ग्रुप बनाया जिसका मैं नाम रखा था नव नाट्य निकेतन 3N। तो वहां से हमने थिएटर शुरू किया। उसके बाद एक दिन हम सोचा कि स्टेज पे प्ले कैसे करें। तो दिल्ली में एक थिएटर है, ओपन एयर थिएटर, जिसका नाम है त्रिवेणी कला संगम। उस वक्त त्रिवेणी कला संगम का जो भाड़ा था, जो रेट, वो था 130 रुपए, और हम फुकरों के पास 30 रुपए भी नहीं थे। अब हॉल कैसे बुक करें? खैर बड़ी मुश्किल से अपने माँ बाप को बना करके कुछ पैसे इकट्ठे किए, तब भी हमारे पास जाकर के कोई 50-55 रुपए इकट्ठे हुए, लेकिन अभी भी 130 रुपए इकट्ठे करने थे। क्या करें? तो तरुण माथुर, मैं और सूर्यकांत माथुर, हम तीनों ने अपनी अपनी घड़ियां गिरवी रखी और जाके हमें 135 रुपए इकट्ठे कर पाए। हमने उसमें से 130 रुपए वहां का रेंट दिया, उस हॉल को बुक किया। अब नाटक शुरू किया तो कभी रिहर्सल मेरे घर पे होती थी, कभी तरुण के घर पे, कभी सूर्यकांत के घर पे। तो मेरे घर वालों की जिम्मेदारी थी कि जिस दिन रिहर्सल मेरे घर पे है, उस दिन चाय नाश्ता सबको हमारे घर पे होगा, फिर तरुण के घर पे होगा, सूर्यकांत के घर पे होगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने नाटक शुरू किया। अब आया नाटक का दिन, जिस दिन हमें नाटक करना था, उसके हमें टिकट भी बेचने थे, और उस वक्त टिकट का रेट होता था 2 रुपए और 3 रुपए। देखिए वो 2 रुपए 3 रुपए का टिकट बेचने में हमें बहुत भारी पड़ा। हम लोग ने क्या किया कि वो टिकट छपवाए, और छपवा के अपने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की बाउंड्री पे, गेट पे जाके खड़े हो गए। तो जो भी हमारे अंकल आंटी वहां से निकलते थे, उन्हें जबरदस्ती पकड़ते थे कि अंकल 2 रुपए का टिकट ले लो, अंकल 2 रुपए का टिकट ले लो। तो जबरदस्ती हमने टिकट बेचे। तब भी शायद जाकर के हम मुश्किल से टिकट बेचने के बाद शायद 150 रुपए भी इकट्ठे नहीं कर पाए थे। और चांस की बात यह कि उसके बाद तक हम भूल गए, आज तक मैं, तरुण और सूर्यकांत, हम तीनों ने अपनी घड़ियां छुड़वाई नहीं है। तो हमने इसके पोस्टर बनवाए। तो वहां पे एक जगह है दिल्ली में, जामा मस्जिद, वहां पे थोड़ा सस्ता पोस्टर बनता था। तो हमने वहां पे कोई 50 पोस्टर छपवाए, जो बहुत ही सस्ते दामों में, हमें शायद 5-7 रुपए में वो पोस्टर मिले होंगे। अब उसको चिपकाने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ नहीं थी। तो तरुण माथुर जो मेरा फ्रेंड है, उसकी बहन ने कहा कि ये चिपकाने का इंतजाम तो मैं कर दूंगी। उन्होंने क्या किया, जब आटा होता है, आटे की पतली लेई बनाई कि इससे आप लोग चिपकाइए। अब चिपकाने के लिए हम किसी को दे तो सकते नहीं थे, तो हमने सोचा कि हम खुद ही चिपकाते हैं। तो हम लोग तो सोचा कि रात को 11:30-12 बजे जब गलियां सुनसान हो जाएंगी, कोई हमें पहचान ना पाए, तब हम चिपकाएंगे।
हमने एक सीढ़ी, बड़ी सी सीढ़ी का अरेंज किया, साइकिल का अरेंज किया, साइकिल पे टीन का डब्बा रखा जिसमें लेई थी, वो लेकर के हम चांदनी चौक में निकले। तो रात को कोई 12, सवा 12 का टाइम था। हम लोग सीढ़ी लगा करके दीवार पे ऊपर पोस्टर चिपका रहे थे। तो वहाँ पे 2-3 सिनेमा हॉल हैं चांदनी चौक में। तो वहाँ से शायद रात का 12 बजे का शो खत्म हुआ होगा, तो कुछ फैमिली, कुछ ऑडियंस उस गली में निकल के अपने घर जा रही होगी। तो हमें वहाँ पे एक बड़ी अजीब बात सुनने को मिली। जाते जाते वो फैमिली आपस में बात कर रही थी कि लगता है भंगियों की हड़ताल फिर शुरू हो गई। तो हम लोगों ने मतलब इतना गुस्सा भी आया कि यार हम कलाकार लोग हैं, ये कैसे बोल रहे हैं। तो खैर क्योंकि उस वक्त हमारे नई चिपकी भी थी, हाथों में ये था, गंद सारा पड़ा हुआ था, तो मैं लगा भाई हम लग रहे होंगे। दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप है, अब नहीं रहा वो थिएटर ग्रुप, बंद हो गया। उसका नाम था दिल्ली आर्ट थिएटर। वहाँ की डायरेक्टर थी शीला भाटिया, और शीला भाटिया जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की लेक्चरर भी थी। ये नसीर भाई, ओमपुरी जी और इन सब लोगों को उन्होंने लेक्चर देती थी, पढ़ाता। उसके बाद उन्होंने अपना थिएटर शुरू किया जो गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती थी। तो उस थिएटर में 75 में जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे मैं, नीलिमा कमल अजीम, राज बब्बर, हम लोग सब रेपेट्री में थे, और हमें 400 रुपये महीना मिलता था रेपेट्री का, क्योंकि गवर्नमेंट से एड मिलती थी। तो हम लोग वहाँ परमानेंट एक्टर थे, और हमारी ड्यूटी थी शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। और शीला जी की खासियत थी कि शीला जी सारे म्यूजिकल प्ले करती थी, उनके ओपेरास होते थे, म्यूजिकल प्ले। और मैं वहाँ पे एक ऐसा नॉन सिंगर था जिसको गाने का काखा गा भी नहीं आता। अब शीला जी कई बार, क्योंकि उन्हें मैं बहुत पसंद था, तो शीला जी खुद लिखती भी थी नाटक, तो स्पेशली मेरे लिए रोल निकाल के लिखती थी कि नहीं ये रोल अभय को करना, और अभय इसमें सिंगिंग नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसे वहाँ पे रोल मिलते थे। एक बार हम फंस गए, एक हमारा प्ले था यास्मीन। यास्मीन में मैं, राज बब्बर और नीलिमा अजीम, 3 जनों का ट्रायंगल था। और जो मेरा कैरेक्टर था, चांस की बात है कि एक वो कैरेक्टर था जो सिंगर, स्ट्रीट सिंगर दिखाया था। अब मैंने शीला जी को बोला, शीला जी मैं तो गाना गाता नहीं, और अब ये स्ट्रीट सिंगर मैं कैसे करूंगा। तो बोली नहीं, ये तो तुझे ही करना है। तो वहाँ जिंदगी में पहली बार हमने देखा, शीला जी का आइडिया था। हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर थे वहाँ पे, काजल घोष, जो बहुत अच्छे सिंगर थे। तो थिएटर में काजल घोष प्लेबैक सिंगिंग करते थे, मैं वहाँ लिप मूवमेंट देता था। ये थिएटर में मैंने किया है कि पीछे से काजल गाना गा रहे हैं और मैं लिप सिंग कर रहा हूँ। तो ऐसे मैंने वो प्ले यास्मीन किया। तो ये मेरे थिएटर की जर्नी रही है। और शीला जी के साथ मैंने 20 साल काम किया, 75 से लेके 95 तक मैं उनके साथ थिएटर करता रहा। 95 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, 95 में मुझे सीरियल मिलने शुरू हुए। ये मोहब्बत में सीरियल ऐसा था कि जो मुझे शायद जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है, एक तो वो सीरियल हमारा 6 साल चला, और उसमें मैं हीरोइन का बाप का रोल कर रहा था, साउथ इंडियन कैरेक्टर था। और उसमें मेरे दामाद का रोल जो कर रहे थे उनका नाम है करण पटेल। तो बस उसमें क्या हुआ इत्तेफाक के, वो मेरे रील वाले दामाद मेरे रियल दामाद बन गए। तो वो पहले बने या बाद में? नहीं, दामाद रियल वाले बाद में बने। अच्छा। 1.5 साल तक रील दामाद रहे वो। मतलब आपने वही पसंद कर लिया? नहीं, पसंद नहीं किया। उसके पीछे भी कहानी थी कि मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, जब मैं कोई शो करता हूँ तो जब एक फैमिली बन जाती है हमारे शो की, तो मैं किसी लोहड़ी वाले दिन या दिवाली वाले दिन अपने घर में एक पार्टी रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास टेरेस फ्लैट है। तो उस पार्टी में ये मोहब्बत है कि पूरी कास्ट आई भी थी। वहाँ करण ने पहली बार मेरी बेटी को देखा, बात खत्म हो गई। और एक मैं, हाँ, जब शादी की बात चली तो मैं अपनी शादी कैसे भूल गया। मेरी शादी भी एक बहुत बड़ी कहानी। हुआ क्या कि मैं एक स्टेज प्ले डायरेक्ट कर रहा था, जिस प्ले का नाम था चौला देवी। चौला देवी नाटक में मुझे एक कथक डांसर चाहिए थी, जो हीरोइन थी, जो कोड डांसर दिखाई थी। तो हमारे एक फ्रेंड हैं जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, नरेश खरे। तो मैं नरेश से कहा, मैं नरेश यार ये ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो डांसर भी हो और एक्ट्रेस भी हो। कहने लगा एक्ट्रेस कैसी है मुझे पता नहीं, लेकिन एक लड़की कथक केंद्र में है जो एक्टिंग में इंटरेस्टेड है। मैंने कहा क्या नाम है उसका? कहने उसका नाम है किरण शर्मा। तो मैंने चलो मिलते हैं किरण शर्मा से। तो हम जाके कथक केंद्र में दिल्ली मंडी हाउस में किरण शर्मा से मिले। उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगी। रिहर्सल हुई, शो हुआ, और उस दौरान ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मेरा और किरण जी का कुछ प्रोग्राम बन रहा हो। शो खत्म हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, घर वाले पीछे पड़े हुए थे कि यार 26-27 साल की उम्र हो गई है, शादी क्यों नहीं करते, शादी क्यों नहीं करते। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था, मैंने कहा घर वाले पीछे पड़े हुए, शादी हमारे साथ कौन लड़की शादी करेगी, हम थिएटर करते हैं, हमारा कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक मेरा फ्रेंड है राजकमल, वो बोला कि यार लड़की हो तो किरण शर्मा जैसी हो। तो मैं कहा किरण शर्मा जैसी क्यों, व्हाई नॉट किरण शर्मा ओनली। कहने मतलब, मैं कहा किरण शर्मा से बात कर लेते हैं। मैं कथक केंद्र गया, मुझे मालूम था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किरण शर्मा जी अपनी सहेलियों के साथ बाहर जूस पीने आती हैं, वहाँ पे एक जूस की दुकान थी।
तो वो वहाँ पे आई, तो मैंने कहा किरण जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोले हाँ। उन्हें लगा कोई थिएटर की बात करनी होगी, आगे शो होगा। मैं कहा नहीं, साइड में चल के जरा हम कॉफ़ी पीते हैं, वहाँ बैठ के आपसे बात करनी है। हम लोग बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, तो मैं कहा किरण जी आई वॉन्ट टू मैरी यू। बोली वॉट? डायरेक्ट? हाँ। मैंने कहा जी हिंदी में मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मतलब मैं समझी नहीं अचानक क्या मतलब क्या 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 कह रहे हैं। मैंने दोनों भाषा में समझा दिया, इसके अलावा तीसरी भाषा मुझे नहीं आती है। तो खैर वो चुप रही। मैंने कहा कोई जवाब के लिए नहीं है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। उसके बाद मैं कम से कम 3-4 महीने उनके पीछे पड़ा रहा और मेरा एक ही सवाल था कि मुझे शादी करनी है तो आपसे, शादी करनी है तो आपसे। आखिर एक दिन तंग आकर उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन बाद मेरे पापा आ रहे हैं। वो इंदौर की रहने वाली थी, देवास की, यहाँ पे हॉस्टल में रहती थी। मेरे पापा आने वाले हैं, आप उनसे बात कीजिए। मैं कहा इसका मतलब आपकी तरफ से हाँ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं कहा ओके। उसके पापा आए, उसने मुझे बताया कि पापा आए हुए। मैं गया, मैंने सीधा पहुंच गया। मैं कहा जी नमस्ते, मेरा नाम अभय भार्गव है, मैं 400 रुपये महीने की नौकरी करता हूँ, थिएटर करता हूँ और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। वो मेरी शक्ल देख रहे कि अरे क्या आदमी है। फिर उन्होंने किरण की तरफ देखा, किरण ने ओके कर दिया। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक आप अपने पापा से मिलवाइए। मैं कहा मिलवाइए नहीं है, मिलिए अभी। मैं उनका हाथ पकड़ के अपने पापा के पास ले गया। मैंने कहा पापा आपने मेरा प्ले देखा था चौरा देवी, उसमें जो चौरा देवी बनी थी ये उसके पापा है। मैंने इनसे कहा कि मैं इनकी चौरा देवी से शादी करना चाहता हूँ, बाकी बातें आप लोग कर लीजिए। 8 फरवरी को ये वाली बात हुई, 12 फरवरी को हमारी एंगेजमेंट हो गई। तो ये मेरा शादी का सिलसिला रहा। प्रपोज करने का और तरीका। हाँ, फिर जब मेरी बेटी हुई तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे इन लॉज क्या हुई थी, जो डॉक्टर ने जो बताया था उस हिसाब से हम वहाँ गए, तो वो डेट पे नहीं हो पा रहा, तो मुझे वापस आना पड़ा दिल्ली। मैं दिल्ली आया तो मुझे वहाँ पे एक लंदन टीवी वाले वहाँ पे एक फिल्म बना रहे थे, लॉर्ड माउंटबेटन। मुझे उसमें काम मिल गया, कोई 8-9 दिन का काम था। तो मैं यहाँ वापस आया, तो जब मैं वापस आया और शूटिंग मेरी शुरू हो गई उस टेलीफिल्म की, तो मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि बेटी हुई है। मैंने कहा अच्छा मैं आऊँगा। वो काम ख़त्म करके मुझे दूसरा काम मिला। मैं 2 महीने तक अपनी बेटी को देख ही नहीं पाया। उसके बर्थ के 2 महीने बाद में उनको जब लेने गया, तब मैंने पहली बार अपनी बेटी को साक्षात देखा, वरना तो उसकी फोटो ही देख रहा था मैं। तो मेरी बेटी आज भी मुझे ताना देती है, कभी मैं उससे बोलता हूँ ना कुछ, कहते हाँ जी आप हमें क्यों प्यार करोगे, आपने तो 2 महीने बाद हमें देखा था। तो ये सब जीवन के उतार चढ़ाव हैं जो चलते रहते हैं। मेरी बेटी के साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और थे नहीं कहूँगा, अच्छे हैं, आज भी अच्छे हैं। और जब मैंने उसको करण पटेल के बारे में बोला था, तो उसने एक बार भी छूछा नहीं की, फौरन बोली कि ओके पापा आपने ओके किया है। वो भी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसने 3 फिल्म्स किए हैं और कम से कम 20 से 25 टीवी सीरियल्स किए हैं, काफी काम किया उसने। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अब नाना भी बन गया हूँ। मेरी बेटी की भी बेटी हुई है, जिसका नाम हमने रखा है महर पटेल। तो हाँ ओके, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, मेरी वाइफ भी एक एक्ट्रेस हैं, किरण भार्गव उनका नाम है, और मेरी वाइफ कथक डांसर हैं। पंडित बिरजू महाराज से उन्होंने 7 साल कथक सीखा है, और वो कथक भी करती हैं, नाटक भी करती हैं, सीरियल भी करती हैं। तो मेरी पूरी फैमिली जो है वो इसी में है। मेरा बल्कि पूरा परिवार, मेरी छोटी बहन, मेरा जीजा, मेरी बड़ी बहन का बेटा, मतलब ये हमारी खानदानी बदमाशी चल रही है। हम सब आर्टिस्ट हैं, सब लोग फिल्मों और टीवी सीरियल में काम करते हैं। क्या हुआ था कि मैं एक शो था मेरा, बहू रानियाँ, एक सीरियल कर रहा था मैं। एक मेरा फ्रेंड है ददी, तो वो मेरे पास आया, कहना अबे कल तू क्या कर रहा है? मैं क्या क्यों? कहना मैं तुझे कहीं भेजना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है मधुर भंडारकर, वो एक फिल्म बना रहा है, तो उसमें वो एक कैरेक्टर ढूंढ रहा है, तो मैं चाहता हूँ तू एक बार उससे मिल ले। मैंने मधुर को रोका हुआ है कि मैं किसी को भेजता हूँ। मैं कहा ठीक है। कहने लेकिन तू फोन नहीं करेगा, फोन उनके यहाँ से ऑफिस से आएगा तब तू जाइयो। मैं कितने बजे? कहना दोपहर को 2 बजे। मैं कहा ठीक है। अब 2 के 4 बज गए, 4:30 बज गए, कोई फोन नहीं आया। मैंने कहा यार मुझे नंबर बताता, मैं ही फोन कर लेता। फिल्म का मामला था, एक बड़ी फिल्म मिल रही थी। खैर 4:30 पौने 5 बजे फोन आया कि मैं सो एंड सो ऑफिस से बोल रहा हूँ और आप 1 घंटे में आ सकते हैं क्या? मैं तो तैयार बैठा था, जी हाँ बिल्कुल आ सकता हूँ। मैं वहाँ गया, तो मैं रिसेप्शन में बैठा था। मैं कहा जी मुझे मधुर जी से मिलना है। तो मैं उससे पहले मधुर भंडारकर को कभी मिला नहीं था, देखा नहीं था। तो मैं ऐसे सोफे पे बैठा हुआ था रिसेप्शन पे, सामने से एक आदमी आया। आप? मैं कहा जी मेरा नाम अभय भार्गव है, मुझे ददीश ने बोला है, ददी से बोला आपसे मिलने के लिए। नहीं अभय भार्गव नहीं, यू आर माई अन्ना यार, कम। वो मुझे अंदर प्रोड्यूसर के पास ले गए। प्रोड्यूसर उस वक्त फोन पे बात कर रहे थे, तो आर मोहन प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के, तो वो फोन पे बात कर रहे थे, तो इशारा किया और फोन रख के बोले अरे मधुर यार ये बिल्कुल तेरे अन्ना नहीं लग रहे, ये तेरे अन्ना नहीं। कहते सर मैं यही कुछ मिलवाने लाया हूँ, यही मेरे अन्ना है। तो उस तरह से मुझे वो चांदनी बार फिल्म मिली, जिसका मैं अन्ना बना, और उसके बाद मुझे पीछे देखने का मौका नहीं मिला। उसके बाद मैंने कई फिल्में करी। हाँ, जहाँ तक सवाल है पहली फिल्म का, तो मेरी एक पहली फिल्म थी जो मैं जब दिल्ली में था,
तब मैं कर रहा था गुरदास मान डेड और अलाइव, एक फिल्म बनी थी जी। उसमें हाँ एक बहुत छोटा सा रोल था मेरा, मैंने वो फिल्म करी। फिर दिल्ली में रहते हुए एक और फिल्म थी टी सीरीज की, सूर्यपुत्र शनिदेव। ऐसे मेरी एक फिल्म थी फैमिली, अमिताभ बच्चन जी के साथ, हम लोग बैंकॉक में शूटिंग कर रहे थे। उसमें एक ही सीन है मेरा, देखिए वो सीन मेरा और बच्चन साहब का गिव एंड टेक सीन था कि पहले सीन के फर्स्ट हाफ में मैं बच्चन साहब पे हावी हो रहा हूं, फिर दिल्ली से मेरे पास एक फोन आता है, उसके बाद बच्चन साहब खड़े होते हैं, वो मुझ पे हावी हो रहे हैं। ऐसा एक सीन था गिव एंड टेक वाला। तो ये हमारा मास्टर हुआ, राजकुमार संतोषी उसके डायरेक्टर थे। ये हमारा मास्टर सीन हुआ, उसके बाद क्लोज का काम शुरू हुआ। तो पहले जो कैमरा एंगल लगा वो मेरे क्लोज पे लगा, तो जब मेरे क्लोज पे एंगल लगा तो मेरे क्लोज जब शुरू हुए तो कैमरे के पास आके बच्चन साहब खड़े हो गए और मुझे क्यू देने लगे। तो मैंने कहा सर आप बैठिए, मैं ये असिस्टेंट क्यू दे देगा। नहीं, वाई नॉट, क्यों? जब मेरा क्लोज लगेगा तो मुझे आपके क्यूज चाहिए, प्रॉपर मूड चाहिए होता है, मैं आपको मूड दूंगा। तो बच्चन साहब ने मुझे खड़े होकर मुझे क्यू दिए। तो जैसे जब उनका क्लोज हुआ तो मैंने खड़े होकर, मुझे देने ही थे, वो तो मेरा वैसे भी फर्ज बनता था। तो इस तरह की कई चीजें नहीं। अब हल्ला बोल एक फिल्म की थी मैंने, उसमें मैं 2 विलन थे, एक दर्शन जरीवाला हमारे फ्रेंड है वो थे, मैं भी उसमें वन ऑफ द विलन था। उसमें अजय के साथ बड़े अच्छे हमारे वो होता था, क्योंकि अजय प्रैंक बहुत करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ प्रैंक करते रहते थे। तो इस तरह के किस्से चलते रहते थे, कई फिल्मों में हुए। सर हमने सुना है कि आपने इम्पा के कॉन्टेस्ट में भी भाग लिया था, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? हाँ, इम्पा टैलेंट कॉन्टेस्ट, ये बात है करीब 1986 की। तो उस वक्त इम्पा ने पहली बार एक टैलेंट कॉन्टेस्ट किया था। इम्पा के 25 प्रोड्यूसर उसमें इन्वॉल्व थे और दिल्ली में वो फॉर्म मैंने भी भरा और फॉर्म से मैं सेलेक्ट हुआ। फिर हमें इंटरव्यू किया गया, हमें ऑडिशन ली गई, वो ऑडिशन भी मैंने पास करी। मुझे याद है उस ऑडिशन में जब मैं यहाँ ऑडिशन देने आया था, फिल्मालय स्टूडियो में हमारी ऑडिशन हुई थी। तो उस ऑडिशन में मैं था और आज के एक मशहूर एक्टर हैं हमारे गजेंद्र चौहान, वो थे, चंकी पांडे था और अनन्या खरे एक एक्ट्रेस हैं वो थी। तो हम लोग ने ऑडिशन दिया, हम लोग उसमें पास हुए और उस वक्त 2-3 प्रोड्यूसर ने, जब हम लोग को सर्टिफिकेट मिल रहा था और वहाँ सारे प्रोड्यूसर थे, तो 2-3 प्रोड्यूसर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, 2-3 प्रोड्यूसर्स ने मुझे साइन भी किया। साइन किया, मैं बड़ा खुश, मैं कि चलो अब तो हम बन गए स्टार। और उस वक्त क्या था कि शायद ही दिल्ली का या बॉम्बे का कोई ऐसा न्यूज़पेपर या मैगजीन रही जिसमें हमारी फ़ोटो ना छपी हो। तो वैसे ही एक दिमाग में वो आ गया था, अरे बन गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी बहुत तेज़ होती है। तो जब मैं यहाँ बॉम्बे रहा तो उस वक्त मुझे यहाँ का पानी सूट नहीं किया और मेरा जो वेट था, मैं कोई 50-55 किलो के वेट पे पहुँच गया, दुबला सुखला पतला हो गया। तो जिस प्रोड्यूसर ने मुझे साइन किया था, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं वो आज भी और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी उन्होंने। तो मैं उनके ऑफिस में गया मिलने के लिए कि नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। तो मुझे देख के बोले कि यार काका, यार तू ऑफ स्क्रीन नहीं ऑन स्क्रीन काम करना है, देखना क्या हालत हो गई तेरी, तू कैसे काम करेगा, कैसे करेगा, तू स्क्रीन पे क्या लगेगा। बात दिमाग में खटक गई कि हाँ यार, मैं शीशे में देखता हूँ तो मैं क्या लग रहा हूँ, मैं तो फिल्म में काम करने के लायक ही नहीं हूँ। बस वो वहाँ से मेरा मूड ऑफ हुआ, मैं वापस दिल्ली चला गया। जब मैं वापस दिल्ली गया तो वहाँ पे फिर मैंने वॉइसिंग का काम, मेरा वहाँ कमर्शियल का काम मेरा तब शुरू हुआ था। तब मैं 10 साल उसी में लगा रहा। और ये देखिए ना कि फिर मैं 95 में जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो वही बम्बई का पानी मुझे अब सूट कर गया। अब मैं सफल हूँ। तब से मैंने एक बात और मानी कि वो एक कहावत है ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। तो वो 86 में मेरा वक्त नहीं था, 95 में मेरा वक्त था, मुझे काम मिला। तो आई एम हैप्पी नाउ, नो प्रॉब्लम्स। आपने सर हिंदी के अलावा किसी और लैंग्वेज में काम किया है? हाँ, हिंदी के अलावा मैंने एक पंजाबी फिल्म की थी जिस फिल्म का नाम था इश्क पंज दरिया मांदा, यानी कि 5 दरियाओं का इश्क। पंजाब मीन्स 5 दरिया। उसमें मैंने एक्ट भी किया, डायरेक्ट भी किया और उसमें अगेन मेरे साथी कैमरामैन और मेरे साथी डायरेक्टर थे श्री राजन दयालपुरी जी। हम लोगों ने वहाँ पे साथ में काम किया। मुझे उसमें एक शॉट अच्छी तरह से याद है, मैं उसमें मेन विलन का रोल कर रहा था। तो एक सीन हम कर रहे थे, उसमें मेरा एक डायलॉग था कि मैं अपनी नक ते मक्खी भी नहीं बैठ देता। मैंने जैसे ही डायलॉग बोला, ठाक से एक मक्खी मेरे नाक पे आके बैठ गई।
लेकिन मैंने वो कट नहीं होने दिया। जैसे ही मक्खी आके बैठी, मैंने डायलॉग बोला, मक्खी आके यहाँ बैठी, मैंने यूं देखा मक्खी का हैट, यूं करके मैंने उसे संभाल लिया। मुझे वो किस्सा याद है। उसके बाद मैंने एक हरियाणवी फिल्म की थी। उस हरियाणवी फिल्म का नाम था भंवर चमेली। तब मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी बेटी भी हो चुकी थी। तो उसमें मैं और मेरी बीवी दोनों ने रोल किया। उसमें हीरो थे, हीरोइन थी उसमें अपने पंजाबी फिल्मों की रमा विज उसमें हीरोइन थी, और शशि रंजन उसमें हीरो थे। और मैं और मेरी वाइफ उसमें शशि रंजन के बड़े भाई और भाभी का रोल कर रहे थे। और उस वक्त मेरी बेटी 6 महीने की थी। तो उसमें जो मेकअप मैन थे वो हमारे दोस्त थे, नरेश करे, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया। तो वो मेरी 6 महीने की बेटी को गोद में लेके हमारा मेकअप करते थे। बीच में टचअप करने आते थे तो गोद में मेरी 6 महीने की बेटी होती थी, वो मेरी वाइफ का मेकअप करते थे। तो एक ऐसे हरियाणवी फिल्म करी जो काफ़ी अच्छी गई थी वहाँ पे। तो इस तरह से 2 लैंग्वेज की फिल्म में कर पाया। मैं 67 ईयर्स का हो गया हूँ, और जब मैं 5 साल का था तब मैंने एक्टिंग शुरू करी। तो इस हिसाब से मुझे 62 ईयर्स हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए। हाँ, अगर मैं फिल्मों की बात करूँ तो मेरी सबसे बड़ी पहली फिल्म, मेरी फेवरेट फिल्म रही है चांदनी बार, जिसने मुझे एक बहुत अच्छी पहचान दिलाई। और चांदनी बार में मैं अन्ना का रोल करता था, साउथ इंडियन कैरेक्टर था। बल्कि उसमें मुझे एक और भी वो हुआ कि उसके बाद 2 फिल्में मुझे सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि यार वो तो साउथ इंडियन है, वो तो मद्रासी बोलता है। तो मैंने कहा मैं इसे मतलब अच्छी बात समझूं या बुरी बात समझूं, क्योंकि उसमें मुझे साउथ इंडियन जो कैरेक्टर मैंने किया था उसमें मैंने थोड़ा सा हिंदी उसी ढंग से बोली थी। तो 2 फिल्में मुझे इस चक्कर में नहीं मिल पाई थी। फिर बाद में उनको बताना पड़ा कि भाई मैं हिंदी भाषी आदमी हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ। खैर इस तरह के किस्से होते रहते हैं। और जहाँ तक सवाल है, वैसे तो मैंने हर तरह के कैरेक्टर किए, हर तरह के रोल किए, लेकिन एक मेरी इच्छा हमेशा है कि मैंने एक अंधे का रोल कभी नहीं किया, जिसकी आंखें नहीं, नेत्रहीन जैसे कहना चाहिए, वो कैरेक्टर करने की इच्छा है। क्योंकि जब मैंने पहली बार संजीव कुमार जी को देखा था ना, तो लगा था यार ये चीज़ ही अलग है। संजीव कुमार जी ने गूंगे का रोल किया, जिसके पास जुबान नहीं है, वो कैसे एक्सप्रेस करते थे। क्योंकि है कि एक एक्टर के लिए मैं मानता हूँ कि डायलॉग बोलना इतना ज़रूरी नहीं है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन और उसकी आंखें, हमारी आंखें सब कुछ बोल सकती हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आंखों से आप पहचान सकते हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो इसलिए एक एक्टर के लिए एक्सप्रेसिव आंखें होना बहुत ज़रूरी है। डायलॉग तो बोल देते हैं, कोई भी बोलता है, लेकिन आप चेहरे से उस बात को कैसे बयां कर सकते हैं, ये एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुछ एक रोल हैं जो मैं भी करना चाहता हूँ, और आई होप कि शायद इस एज में आके कुछ ऐसा और मिल जाए। और एक मैंने की मराठी फिल्म जिसका नाम था पुणे वाया बिहार। उसमें मैंने एक बिहारी कैरेक्टर किया था, एक मिनिस्टर, बिहारी मिनिस्टर था, जिस हीरोइन का बाप। तो उसमें यह था कि हीरो मराठी है और हीरोइन जो है बिहार की है। तो मैंने उसमें एक बिहारी कैरेक्टर किया था। बीच बीच में मैंने वो मराठी भी बोली, कुछ मराठी के शब्द थे। तो पहले तो मुझसे पूरे डायलॉग उन्होंने बोले। मैंने कहा यार पूरे डायलॉग नहीं बोल पाऊंगा मैं। कह रहे सर ये 4 लाइनें बोल दीजिए, हम डबिंग में ठीक करा लेंगे। तो मुझे लगा डबिंग किसी और से कराएंगे। जब फिल्म कंप्लीट हो गई तो जब डबिंग का वक्त आया तो मेरे पास फ़ोन आया कि सर आपकी डबिंग निकली है। तो मैंने कहा डबिंग निकली, हिंदी की डबिंग तो मैं करूँगा ही, क्योंकि उसमें मैंने हिंदी बिहारी सब मिक्स करके बोला है। तो मैंने कहा फिर वो बिहारी वाला कैसे करेंगे? कह रहे सर वो भी आप ही करेंगे। मैंने कहा यार कैसे करूँगा मैं, इतना फ्लो नहीं है मेरे पास। कह रहे सर आप आइए तो सही माइक पे, हम करा लेंगे। उन्होंने मुझसे कराया और मुझे खुद ही देख के लगा कि यार ये 4 लाइन में इकट्ठी बोल गया। आज की जनरेशन को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि दोस्त, सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई एकदम से बड़ा कलाकार या ऊंचाई पे नहीं पहुंच जाता। आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, और उससे एक तो पीछे मत हटिए। और हमारे यहाँ थोड़ी जनरेशन को प्रॉब्लम एक और भी हो रही है आजकल। हमारी जनरेशन बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाती है। नहीं भाई नहीं, क्यों डिप्रेशन में क्यों आना है? देखिए तकलीफ हर इंसान के पास है, चाहे वो बिरला हो, चाहे वो बच्चन साहब हो, चाहे वो कोई भी हो। हर आदमी तकलीफ से गुजरता है। अगर सब आदमी डिप्रेशन में आके गलत कदम उठाने की कोशिश करें तो ये तो कोई हल नहीं है ना दोस्त। इसलिए मेरी यही है, डिप्रेशन आता है, आएगा, उस दौर से निकलने की कोशिश करो। हर आदमी निकलता है, और एक बार आप उस दौर से निकल गए ना, फिर आपको खुद ही लगेगा कि हाँ यार मैं खामा क्यों डिप्रेस हुआ था, लाइफ तो बहुत अच्छी है। तो अपनी लाइफ को जियो, अपने साथियों के साथ खुशियां मनाओ, हमेशा खुश रहो और अच्छा काम करो। ऑल द बेस्ट। वही अगेन, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा
कुछ नहीं मिलता। मैं इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ, जी जी जी। तो ध्यान रखिएगा। सर बहुत अच्छी सलाह दी आपने। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए, Thank you, बहुत अच्छा thank you. लगा। अबे भाई, इतने सालों से जो आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसे रिकग्नाइज करते हुए सिंटा की तरफ से आपको एक छोटा सा मोमेंटो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू, Thank थैंक यू सिंटा, थैंक यू।